हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अनिल मोहन की देवराज चांद सीरीज का नॉवेल वो कौन था। सदानंद खोपरे मुंबई ही नहीं, आधे हिंदुस्तान का जाना पहचाना नाम था। बिजनेस के नाम पर बड़े बड़े काम थे सदानंद खोपरे के। मुंबई में 2 मॉल थे, गुजरात में कपड़े की मिल थी, फेमस ब्रांड की शूटिंग शूटिंग शर्टिंग इसी की थी। विस्की का कारोबार था, शराब बनाई और बेची जाती थी। इसके अलावा सदानंद खोपरे हाई स्केल पर ठेकेदारी के काम से जुड़ा था। सरकारी ठेके 90% खोपरे की ही कंपनी को मिलते थे। अरबों की दौलत थी पास में। बेहद खुशहाल परिवार था। 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी, 2 बेटे भी शादीशुदा थे। नाती पोतों वाला परिवार था। उम्र 60 हो गई थी, परंतु वो इतना चुस्त था कि देखने में 50 बरस का ही लगता था। देवराज चांद ने देवराज चांद से खोपरे का संबंध 15 साल पुराना था। कभी खोपरे मुसीबत में पड़ा था, देवराज चांद ने उसकी सहायता की थी, उसे बचाया, नहीं तो खोपरे ने तबाह हो जाना था। खोपरे इस बात को कभी नहीं भूला था। ऐसे में खोपरे ने देवराज चांद का पैसा अपने बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया। अब स्थिति ये थी कि 20% का हिस्सा प्रॉफिट देवराज चांद को जाता था। देवराज चांद उसके कई कामों में 20% का हिस्सेदार था। पैसे के सारे काम जगमोहन ही देखता था। लंबे समय से देवराज चौहान की मुलाकात भी सदानंद खोपरे से नहीं हुई थी कि देवराज चौहान का फ़ोन बजने लगा। सदानंद खोपरे का फ़ोन आया था। हेलो। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। वो जगमोहन के साथ बंगले पर ही मौजूद था। देवराज चौहान, सदानंद खोपरे की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं खोपरे, पहचाना, कैसे हो? देवराज चौहान बोला। तुमसे काम है। देवराज चौहान ने महसूस किया कि खोपरे के सर में उत्साह नहीं था। खोपरे उससे मिलना चाहता है तो ज़रूर कोई खास बात है, बिना वजह वो उससे मिलने वाला नहीं। कहाँ मिलोगे? देवराज चौहान ने पूछा। कार में मिलना ही ठीक होगा। कहाँ, कितने बजे? उधर से सदानंद ने बताकर फ़ोन बंद कर दिया। कौन था? जगमोहन ने पूछा। खोपरे। उसे क्या हुआ? मिलना चाहता है, कुछ ढीला लग रहा था, परेशान लगा मुझे। देवराज चौहान ने कहा। पर मुझे तो जाना है अभी। तुम अपना काम पूरा करो, खोपरे को मैं देख लूँगा। अगला दृश्य। उस पार्किंग में कारों की कतार में सदानंद खोपरे की विदेशी काले रंग की कार खड़ी थी। देवराज चौहान उस कार को पहचानता था। वो कार के पास पहुंचा, पिछला दरवाज़ा खोला और भीतर बैठ गया। पीछे की सीट पर सदानंद खोपरे मौजूद था। कार में एसी चल रहा था। ड्राइविंग सीट पर गुल्ली बाबा मौजूद था। गुल्ली बाबा सदानंद खोपरे का खास आदमी था। वो खोपरे की कार भी चलाता था और 50 अन्य काम भी करता था। देवराज चौहान गुल्ली बाबा को जानता था। सदानंद खोपरे ने देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा की। वो चिंता में लग रहा था। देवराज चौहान थोड़ा मुस्कुराया, फिर गुल्ली बाबा से बोला। कैसे हो गुल्ली बाबा? ठीक हूँ, गुल्ली बाबा ने कहा। वो हाथ में थामे मोबाइल पर व्यस्त था। कहो खोपरे। देवराज चौहान ने सदानंद खोपरे को देखा। ये मेरे परेशानी के दिन है। खोपरे ने गहरी सांस ली। बात कहो। 3-4 महीनों से मेरे काम धंधे में परेशानी आ रही है। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को नुकसान क्यों हो रहा है। जैसे कि मेरी शराब की फैक्ट्री में आग लग गई। कपड़े की मिल से बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा चोरी हो गया। मिल की मशीनें आए दिन खराब रहने लगी। 10 दिन पहले मुझे यकीन हो गया कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। खोपरे ने शांत स्वर में कहा। क्या साजिश? मुझे तबाह करने की कोशिश में है कोई? कौन? प्रशांत देसाई। ठेकेदारी के धंधे में मेरा बहुत बड़ा कंपटीटर है। दमखम रखता है। 10 दिन पहले 2 पुलों और 27 मील लंबी सड़कों के टेंडर खोले और सब टेंडर प्रशांत देसाई ले गया। मेरी भारी रकम में और उसकी भारी रकम में मामूली सा अंतर था। सॉरी, मेरी भरी रकम में और उसकी भरी रकम में मामूली सा अंतर था। इसका मतलब तुम्हारा कोई आदमी प्रशांत देसाई से मिला हुआ है, जो उसे बताता रहा है कि तुम किस कीमत का टेंडर भर रहे हो। यही बात है। सदानंद खोपरे ने सिर हिलाया। मैंने भी ये सोचा कि कोई गद्दार है मेरे आसपास। वो एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। अभी मैं इतना ही सोच रहा था कि कुछ दिन पहले मलेशिया से राजन हेगड़े नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया। क्या? देवराज चौहान की निगाह देवराज चौहान की निगाह सदानंद खोपरे के चेहरे पर टिकी थी। राजन हेगड़े प्रशांत देसाई का खास आदमी था। ये सब उसी ने मेरे को बताया। उसका कहना है कि मेरे कुछ नज़दीकी आदमी मेरे से गद्दारी कर रहे हैं। वो सब खबरें प्रशांत देसाई को दे रहे हैं। प्रशांत देसाई मुझे तबाह करना चाहता है। मिल में आग लगना, मशीनें ख़राब हो जाना, टेंडर हाथ से निकल जाना, ये सब प्रशांत देसाई करवा रहा है। वो बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया है और मेरे गद्दार कर्मचारी उसकी सहायता कर रहे हैं। सदानंद खोपरे ने गंभीर स्वर में कहा। राजन हेगड़े ने तुम्हें ये बातें क्यों बताई? देवराज चौहान बोला। राजन हेगड़े की प्रशांत देसाई से बिगड़ गई है। प्रशांत देसाई से उसे जान का खतरा है, क्योंकि वो उसके बहुत से ऐसे राज जानता है
जिनके खुल जाने से प्रशांत देसाई बर्बाद हो सकता है। ऐसे में प्रशांत देसाई राजन हेगड़े को जान से मारना चाहता है, परंतु मौका पाकर वो मलेशिया भाग गया। लेकिन राजन हेगड़े का कहना है कि प्रशांत देसाई के आदमी मलेशिया पहुंचकर उसे ढूंढ रहे हैं। उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें मेरे गद्दार कर्मचारियों के नाम, पते और तस्वीरें दर्ज हैं। राजन हेगड़े कहता है कि उसने ये पेन ड्राइव इसलिए तैयार की थी कि मेरे से सौदा कर सके। तो राजन हेगड़े पेन ड्राइव के रास्ते तुम्हें तुम्हारे गद्दार कर्मचारियों के बारे में बताना चाहता है। हाँ, तुम्हें पेन ड्राइव चाहिए, ज़रूर चाहिए, वरना गद्दार कर्मचारी प्रशांत देसाई के साथ मिलकर मेरे को तबाह कर देंगे, सदानंद खोपरे ने कहा। यानी कि पेन ड्राइव का सौदा करना है। सौदा हो चुका है। मलेशिया में मेरे आदमी 15 करोड़ की रकम के साथ मौजूद रहे, परंतु कल रात उन तीनों में से 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम प्रशांत देसाई के लोगों का है। ऐसे नाजुक मौके पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है कि तुम मलेशिया जाओ और राजन हेगड़े से पेन ड्राइव लाकर मुझे दो। तभी गुल्ली बाबा के हाथ में दबे मोबाइल से तस्वीरें खींचे जाने का शोर उभरा। देवराज चांद ने गुल्ली बाबा को देखा, वो अपने मोबाइल पर व्यस्त था। ठीक है, देवराज चांद ने कहा, मैं मलेशिया चला जाता हूँ। मुझे अपना पासपोर्ट दे देना, कल के लिए तुम्हारी टिकट भी बुक कर। वीज़ा? देवराज चांद बोला, कल 2 बजे तक लग जाएगा, लेकिन तुम पासपोर्ट मुझे ज़रूर दे देना। इसके साथ ही सदानंद खोपरे ने पैरों के पास रखे ब्रीफकेस में से एक सफ़ेद लिफाफा निकालकर देवराज चौहान को दिया। लिफाफे में मौजूद कागज़ों में हर वो जानकारी है जिसकी तुम्हें मलेशिया में ज़रूरत पड़ सकती है। सतर्कता के नाते कागज़ों पर सब कुछ मैंने ही लिखा है। 15 करोड़ के साथ मेरा आदमी कहाँ पर मौजूद है, उसका नाम, फ़ोन नंबर और राजन हेगड़े का मलेशिया का फ़ोन नंबर भी, सब कुछ इन कागज़ों में लिखा मिलेगा। देवराज चांद ने वो लिफाफा लेकर जेब में रख लिया। वो पेन ड्राइव मुझे मिल जाए, गद्दारों का पता चल जाए तो मैं सब संभाल लूँगा, खोपरे ने व्याकुल सर में कहा। देवराज चांद ने सिर हिला दिया। हाँ तो कह दो कि ये काम कर दोगे, सदानंद खोपरे बोला। अगर बात सिर्फ इतनी ही है जितनी तुमने कही है तो काम हो जाएगा, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। अगला दृश्य। अगले दिन रात को देवराज चांद प्लेन द्वारा मलेशिया पहुंचा। 9:15 बजे थे। 10 बजे बैग थामे एयरपोर्ट से बाहर निकला। वहाँ भीड़ थी, रौनक थी। सामने टैक्सियों की कतार खड़ी थी। लोग ट्रॉली में सामान लाए टैक्सियों में रख रहे थे। हर तरफ व्यस्तता दिख रही थी कि तभी एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, जो कि स्थानीय था, देवराज चांद के पास पहुंचता क्या उठा। टैक्सी सर? होटल प्लाजा, देवराज चांद ने कहा। आइए सर। उसने फ़ौरन देवराज चांद का छोटा सा बैग थाम लिया। वह देवराज चांद के साथ एक टैक्सी के पास पहुंचा। सूटकेस उसने डिग्गी में रखा। तब तक देवराज चांद टैक्सी के पीछे सीट पर बैठ चुका था। वो व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बैठा और इस कार स्टार्ट करके टैक्सी आगे बढ़ा दी। होटल प्लाजा का चयन सदानंद खोपरे ने ही किया था। जो कागज़ उसे दिए गए थे उनमें हर छोटी बड़ी जानकारी दी गई थी। यहाँ तक लिखा था कि एयरपोर्ट से होटल प्लाजा का रास्ता कितने मिनट का था। 5 मिनट बाद ही मलेशिया की ऊंची बिल्डिंग की चकाचौंध दिखने लगी थी। सड़कें बेहद साफ और चौड़ी थीं। स्ट्रीट लाइटें बहुत शानदार थीं। बाहर देखता देवराज चौहान खोपरे के मामले पर ही सोच रहा था। खोपरे का जो आदमी 15 करोड़ के साथ कहीं छिपा था, उसका नाम विष्णु पोडेकर था। देवराज चौहान ने मन ही मन तय किया कि होटल पहुंचकर सबसे पहले विष्णु पोडेकर को फ़ोन करेगा, उसके बाद राजन हेगड़े को। देवराज चौहान जानता था कि कल परसों में यह काम खत्म हो जाएगा। वो राजन हेगड़े को 15 करोड़ देकर उसने उससे पेन ड्राइव ले लेगा। कोई खास झंझट नहीं था इन काम में। प्रशांत देसाई के आदमी मलेशिया में कोई खास समस्या पैदा नहीं कर सकेंगे। सदानंद खोपरे के आदमियों की हत्या कर दी गई। इस वजह से खोपरे और विष्णु पोडेकर घबरा गए। देवराज चौहान बाहर देखते इन्हीं सोचों में उलझा था। जगमोहन भी साथ ज़रूर आता, परंतु वह किसी काम को कर रहा था जिसके खत्म होने में 1-2 दिन बाकी थे, इसलिए वो मुंबई में ही रह गया था। एकाएक देवराज चौहान को महसूस हुआ कि उसे टैक्सी में बैठे आधा घंटा हो चुका है, जबकि होटल प्लाजा का रास्ता 20 मिनट का था। देवराज चौहान ने आसपास नज़र घुमाई। टैक्सी भीड़ भरी सड़क पर से निकल रही थी। कहाँ जा रहे हो? एकाएक देवराज चौहान ने ड्राइवर से कहा। आपको कहाँ जाना है सर? ड्राइवर अदब से बोला। प्लाजा होटल, वहीं चल रहे हैं। एयरपोर्ट से प्लाजा होटल का रास्ता 20 मिनट का है और मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया टैक्सी में। ये दूसरा रास्ता है, वो रास्ता इन दिनों ख़राब चल रहा है। वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, ड्राइवर ने कहा। श्योर? श्योर सर। ठीक है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मुझे यहीं उतार दो। यहीं? लेकिन प्लाजा होटल तो। मैंने यहीं उतरने का मन बना लिया। सड़क किनारे टैक्सी रोको और मुझे उतारो, देवराज चौहान ने कहा। परंतु उसने टैक्सी की रफ्तार ज़रा भी कम करने की चेष्टा नहीं की। वो खामोश रहा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें टैक्सी रोक देनी चाहिए। देवराज चौहान को गड़बड़ का एहसास हो गया था। मिस्टर देवराज चौहान, टैक्सी का ड्राइवर बेहद शांत स्वर में क्या उठा। आराम से बैठे रहो, मुझे अकेला मत समझना। एयरपोर्ट से ही 2 और टैक्सी हमारे पीछे हैं। तुम इस वक्त हमारे कब्ज़े में हो।
देवराज चौहान ने फौरन गर्दन घुमाकर पीछे देखा, परंतु पीछे वाहनों की हेडलाइट और भीड़ के अलावा कुछ और नहीं दिखा। किसके इशारे को और मेरे को घेरा है? देवराज चौहान ने उसे देखा। चुपचाप बैठे रहो, बातें करने के लिए तुम्हें वक्त मिलेगा, ड्राइवर ने कहा। मुझे बताया गया है कि तुम खतरनाक हो, परंतु इस वक्त तुम्हारे पास हथियार नहीं है। तुम प्लेन की यात्रा करके आए हो, ये मेरे लिए अच्छी बात है। तुम्हें टैक्सी रोक देनी चाहिए। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अब तुम हमारे हाथों में प्रशांत देसाई के लिए काम कर रहे हो। वो चुप रहा। मुझे पहचाना कैसे? देवराज चौहान ने पूछा। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। तभी सामने रेड लाइट आ गई। टैक्सी की रफ्तार धीमी होने लगी। ड्राइवर ने उसी पल रिवॉल्वर निकालकर देवराज चौहान को दिखाई। कोई चालाकी मत करना, टैक्सी का दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश मत करना, कहकर रिवॉल्वर उसने गोद में रख ली। टैक्सी लाल बत्ती पर जा रुकी। उसी पल देवराज चौहान का घूंसा पूरे वेग के साथ उसकी कनपट्टी पर जा पड़ा। ड्राइवर के होंठों से तीव्र कराह निकली कि देवराज चौहान ने पुनः उसकी कनपट्टी पर घूंसा मारा तो उसका सिर स्टीयरिंग पर जा लगा। वो बेहोश हो गया था। देवराज चौहान ने पीछे की सीट पर रहकर ही उसके बेहोश शरीर को बाहों में पकड़कर बगल की सीट पर सरका दिया, परंतु टांगें अभी इधर ही रहीं। देवराज चौहान आगे की सीट पर पहुंचा और किसी प्रकार उसकी टांगों को भी दूसरी तरफ कर दिया। अब उसके बैठने की पर्याप्त जगह बन गई थी। देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। पाँव के पास पड़ी रिवॉल्वर उठाकर जेब में रख ली। बगल वाली सीट पर ड्राइवर बेहोश होकर लुढ़का पड़ा था। तभी ग्रीन लाइट हो गई। देवराज चौहान ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान को महसूस हो रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि उसने सोचा था। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे फ़ौरन पहचान लिया गया। ये बड़ी बात थी। प्रशांत देसाई ने मलेशिया में अपने आदमी फैला रखे थे। शायद वो राजन हेगड़े को हर हाल में ख़त्म करवा देना चाहता था। उसे भी ज़रूर खबर होगी कि राजन हेगड़े सदानंद खोपरे को उन लोगों के नाम पते देने की कोशिश में है जो खोपरे के आदमी हैं और उसकी सहायता कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत देसाई भरपूर चेष्टा करेगा कि खोपरे को गद्दारों की लिस्ट ना मिल सके। यूं भी वो राजन हेगड़े को खत्म कर देने पर आमादा था। देवराज चौहान मलेशिया के रास्ते नहीं जानता था। ऐसे में सड़क पर जिस तरफ जो रास्ता मिल रहा था वो उसी तरफ टैक्सी दौड़ाई जा रहा था। इस बात को भूला नहीं था कि पीछे ड्राइवर के और साथी भी हो सकते हैं। तभी बेहोश ड्राइवर की जेब में मौजूद मोबाइल फ़ोन बजने लगा। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले देवराज चौहान ड्राइवर की जेब में टटोलने लगा। फ़ोन जब तक मिला तब तक बेल बंद हो गई थी। उसके बाद दोबारा फ़ोन बज उठा। हेलो। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। तुम किस रास्ते पर जा रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कहाँ पहुँचना है? दूसरी तरफ से कहा गया। तुम मेरे पीछे हो? देवराज चौहान बोला। हाँ, पर तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तुम। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद करके कार में फेंक दिया। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि ड्राइवर के साथी उसके पीछे आ रहे थे। पता नहीं वो कितने थे। उनसे पीछा छुड़ाना था। तभी फ़ोन पुनः बजने लगा। इस बार फ़ोन पर बात करने का देवराज चौहान का कोई इरादा नहीं था। देवराज चौहान ने टैक्सी की रफ्तार तेज़ कर दी। वो कारों को ओवरटेक करता तेज़ी से आगे जाने लगा। छोटी बड़ी जो सड़क आती टैक्सी उधर ले लेता। वो पीछा छुड़ा लेना चाहता था, जबकि उसे नहीं मालूम था कि पीछे वाले कौन सी गाड़ी में। 20-25 मिनट देवराज चौहान इसी तरह टैक्सी दौड़ाता रहा। आखिरकार देवराज चौहान ने टैक्सी को एक अंधेरी गली में ले जाकर रोका। गली में एक इमारत की तीसरी मंजिल से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। टैक्सी के पीछे कोई और बाहर नहीं था। मिनट भर देवराज चौहान टैक्सी में ही बैठा रहा, फिर बाहर निकला। ड्राइवर अभी भी बेहोश था। जेब में मौजूद रिवॉल्वर को टटोला, फिर डिग्गी में से अपना बैग निकाला और भीतर बेहोश पड़े ड्राइवर की जेब की तलाशी लेने लगा। ऊपर कमीज़ की जेब से एक तस्वीर मिली। कार की डिम लाइट में तस्वीर को देखते ही उसके होंठ भिज गए। तस्वीर में वो और सदानंद खोपरे उसी कार में बैठे थे जब वो खोपरे से कार में मिला था। मतलब कि तभी उसकी तस्वीरें खींची गईं। उस वक्त तस्वीरें खींचे जाने की आवाज़ भी उभरी थी। स्पष्ट था कि गुल्ली बाबा गद्दार था। वो खोपरे को धोखा दे रहा था और प्रशांत देसाई के लिए काम कर रहा था। सदानंद खोपरे का सबसे बड़ा गद्दार तो गुल्ली बाबा ही था, जो हर वक्त खोपरे के करीब रहता था। देवराज चौहान ने तस्वीर जेब में रखी और बैग उठाए गली के बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। बाहर सड़क पर आकर टैक्सी की तलाश में खड़ा हो गया। 15 मिनट के बाद टैक्सी मिल गई तो बैग के साथ भीतर बैठता देवराज चौहान बोला, मुझे किसी होटल में ले चलो। यस सर। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। इन हालातों में प्लाजा होटल में रुकना ठीक नहीं था। क्या पता इस बात की खबर भी उन लोगों को हो कि वो प्लाजा होटल में रुकने वाला है। देवराज चांद ने पीछे को नज़र मारी, परंतु पीछे वाहनों की हेडलाइटें और वाहन ही दिखे। रात के 12 बज रहे थे। अगला दृश्य। रेड रोज़ होटल में ठहरा देवराज चौहान निश्चिंत था कि उसके पीछे कोई नहीं था। डिनर होटल में ही मिल गया था। नहा धोकर कपड़े बदले और डिनर करने के पश्चात कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और विष्णु पोटेकर का नंबर होटल के पब्लिक बूथ से मिलाया। तब रात का 1 बज रहा था।
कई बार बेल बजने के बाद उधर से कॉल रिसीव की गई। हेलो। आवाज़ में नींद भरी थी। विष्णु पोटेकर? देवराज चौहान बोला। हाँ, इस बार सर में सतर्कता आ गई थी। मैं देवराज चौहान बोल रहा हूँ। सदानंद खोपरे ने भेजा है मुझे मुंबई से। खोपरे साहब ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि तुम आने वाले हो। इस वक्त कहाँ हो? क्यों पूछ रहे हो? ज़रूरत पड़ी तो तुमसे मिलूंगा, देवराज चौहान ने कहा। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। जब पैसा देना हो तो मुझे बता देना। मेरे 2 साथी मारे गए हैं। जानता हूँ। प्रशांत देसाई ने मलेशिया में अपने लोगों को फैला रखा है। वो मुझे भी ढूंढ रहे होंगे और राजन हेगड़े भी खतरे से दूर नहीं है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें भी खतरा हो सकता है। प्रशांत देसाई अगर जान गया कि तुम किस काम के लिए मलेशिया आए, वो जान चुका है। एयरपोर्ट पर मुझे रोकने की चेष्टा की गई। ओह, तुम्हें सतर्क रहना होगा। खतरनाक लोग हैं। तुम पैसे के साथ जहाँ सुरक्षित हो? पूरी तरह। तुमसे तभी मिलूंगा जब पैसा देना होगा। मैं सिर्फ तुम्हें पैसा दूंगा और चला जाऊंगा। राजन हेगड़े से लेन देन तुमने ही करना होगा। मैंने तब कठिनता से अपनी जान और पैसे बचाए थे। उधर से विष्णु पोडेकर ने कहा। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें फ़ोन करूंगा। अगला फ़ोन देवराज चौहान ने राजन हेगड़े को किया। बेल जाते ही उधर से फ़ौरन कॉल रिसीव की गई। हेलो। मैं देवराज चौहान। सदानंद खोपरे ने मुंबई से मुझे भेजा है, देवराज चौहान ने कहा। आज शाम को खोपरे ने मुझे तुम्हारे आने के बारे में बता दिया था। उधर से राजन हेगड़े ने कहा। कब मिलोगे? पैसा तैयार है? 15 करोड़ तैयार है। सब ठीक है तो कल मिल लेते हैं। राजन हेगड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ मिलोगे? ये मैं कल ही बताऊंगा। तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? दूसरी तरफ से राजन हेगड़े ने पूछा। अभी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। फ़ोन तुम्हारे पास होना चाहिए। हमें कभी भी बात करनी पड़ सकती है। कल फ़ोन ले लूँगा, तब तुम्हें फ़ोन करूँगा। ठीक है। तुम्हारा पीछा तो नहीं किया गया? किया गया। मेरा अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बच निकला, देवराज चौहान ने कहा। ओह, तो उन लोगों को तुम्हारे आने का पता चल गया। सुनो, ये खतरनाक मामला है। मैं मरना नहीं चाहता। प्रशांत देसाई के लोग मुझे मार देना चाहते हैं। वो मलेशिया में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। संभव है उनकी नज़र अब भी तुम पर हो, और तुम कल मुझसे मिलो तो मेरे सिर पर मुसीबत आ जाए। उधर से राजन हेगड़े ने व्याकुल स्वर में कहा। अब मेरे पीछे कोई नहीं है, देवराज चौहान बोला। कल मुझसे मिलने से पहले अपनी तसल्ली कर लेना कि तुम पर कोई नज़र नहीं रख रहा। तुमसे खोपरे के उस आदमी ने मिलने की चेष्टा नहीं की जो पहले से यहाँ पहुँचा हुआ है? देवराज चौहान ने पूछा। कुछ दिन पहले हम लोग मिलने वाले थे कि प्रशांत देसाई के आदमियों ने उन्हें घेर कर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2 मारे गए। तीसरा पैसे के साथ बच निकला, लेकिन अब वो डर कर छिपा हुआ है। उसने फिर मुझे फ़ोन नहीं किया। तुम्हें ये बातें किसने बताई? खोपरे ने। मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान सुबह 11 बजे होटल से निकला। नाश्ता होटल में ही कर लिया था। इस वक्त सबसे ज़रूरी काम फ़ोन खरीदना और यहाँ का फ़ोन नंबर लेना था। मोबाइल फ़ोन की उसे ज़रूरत थी। होटल के रिसेप्शन से उसने पास की मार्केट के बारे में पता कर लिया था, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी। देवराज चौहान ने मार्केट तक पैदल जाने की सोची और फुटपाथ पर आगे बढ़ता गया। सड़क पर से ट्रैफिक निकल रहा था। आसपास आगे पीछे जाते लोगों को भी देख रहा था। चलते चलते उसने सिगरेट सुलगा ली। 15-20 मिनट में ही उसे एहसास हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। होटल से ही उसका पीछा किया जा रहा है। वो 2 लोग हैं, मध्यम कद के, पैंट कमीज़ पहने। दोनों साथी हैं। इन्हें पहली बार तब देखा था जब वो होटल से बाहर निकला था। तब उन्हें एक तरफ खड़े देखा था, अब ये पीछे आ रहे थे। देवराज चौहान सतर्क हो गया। उसने तो सोचा था कि रात में इन लोगों से पीछा छुड़ा चुका है, परंतु उसका सोचना गलत निकला। स्पष्ट था कि ये शातिर लोग थे। हर वक्त उस पर निगाह रखे हुए थे, जब से उसने मलेशिया में कदम रखा था। रिवॉल्वर अभी जेब में थी, जो रात उसे ड्राइवर से मिली थी। कुछ आगे जाने पर उसे एक रेस्टोरेंट दिखा तो वो रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ आधा घंटा लगाकर उसने कॉफ़ी पी। जब बाहर निकला तो छिपी निगाहों से देखा कि वो दोनों कुछ दूरी पर मौजूद हैं। देवराज चौहान के होठों के बीच छोटी सी मुस्कान दौड़ गई। वो आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद वो एक बाजार में पहुंचा। देवराज चौहान ने मोबाइल शॉप से फ़ोन खरीदा और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी देकर नया नंबर लिया। दुकानदार ने बताया कि 30 मिनट में फ़ोन का नंबर चालू हो जाएगा। देवराज चौहान वापस होटल की तरफ चल पड़ा। वो चाहता तो इन दोनों से आसानी से निपट सकता था, परंतु वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था कि मलेशिया पुलिस की नज़र उस पर पड़े। वो यहाँ छोटा सा काम करने आया था जो 1-2 दिन में ही हो जाना था। आधे घंटे में होटल आ पहुँचा। तब तक फ़ोन चालू हो चुका था। देवराज चौहान ने पहला फ़ोन जगमोहन को किया। बात हुई। जगमोहन ने बताया कि कल उसका काम खत्म हो जाएगा। अगर ज़रूरत हो तो वो भी मलेशिया आ सकता है। परंतु देवराज चौहान ने उसे कहा कि मलेशिया आने की कोई ज़रूरत नहीं। वो 2-3 दिन में अपना काम पूरा करके लौट आएगा। अगला फ़ोन राजन हेगड़े को किया। मैं तुम्हारे फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही उधर से राजन हेगड़े ने कहा। यह मेरा यहाँ का नंबर है। तुम्हारे फ़ोन में नंबर आ गया है, देवराज चौहान बोला। मैं समझ गया। अब मिलने का वक्त और जगह तय करें।
दूसरी तरफ से राजन हेगड़े ने कहा, अभी नहीं, मैं जब होटल से बाहर निकला तो मेरा पीछा किया गया। ओह, तो वो रात से ही तुम पर नज़र रखे हुए हैं। तुमने तो कहा था कि उनसे पीछा छूट गया। मेरा यही ख्याल था, पर वो शातिर लोग हैं। प्रशांत देसाई ने खतरनाक लोगों का इंतज़ाम किया है। वो मुझे मार देना चाहता है। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे मिलने वाले हो। सॉरी, उसे मालूम है कि तुम मुझसे मिलने वाले हो। शायद वो लोग उस वक्त का इंतज़ार करें जब तुम मुझसे मिलो। उधर से राजन हेगड़े ने परेशान स्वर में कहा, ऐसा संभव है, वो मुझ पर नज़र रख रहे हैं। मुझे रोकने की कोशिश नहीं की उन्होंने। और रात को तुम्हारा अपहरण करने की चेष्टा, अब उन्होंने सोच बदल ही दी होगी कि मेरे द्वारा वे तुम तक पहुँचे। देवराज चौहान ने कहा, वो मलेशियन है या इंडियन? मलेशियन। इन हालातों में हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। राजन हेगड़े की व्याकुल आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ी, जबकि मैं चाहता था कि मुझे जल्दी से पैसे मिले और मैं मलेशिया से निकल जाऊं। मैंने सब इंतज़ाम कर रखा है मलेशिया से निकलने का। एक बार मलेशिया से निकल गया तो फिर प्रशांत देसाई को कभी पता नहीं चल सकेगा कि मैं किधर गया। तुम्हें कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा। मैं इन लोगों से पीछा छुड़ाने की चेष्टा करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। पीछा छुड़ा लोगे? हाँ। तुम हो कौन? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। राजन हेगड़े के शब्द कानों में पड़े। मेरे बारे में जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें जल्दी, क्या तुम इस काबिल होगे कि इन लोगों से निपट सको? हाँ। तुम्हें सदानंद खोपरे पर भरोसा करना चाहिए कि उसने इन हालातों में मेरे को भेजा है तो ठीक आदमी को भेजा होगा। तुम निश्चिंत रहो, ये मेरे लिए मामूली काम है, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बीच बीच में फ़ोन करता रहूँगा, देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन बंद करके सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर सोच के भाव दिख रहे थे। अगला दृश्य। अगले 3 दिन देवराज चौहान होटल से बाहर नहीं निकला, कमरे में ही रहा। उसका मकसद उस पर नज़र रखने वालों को परेशान करना था। वो जानता था कि वो सिर्फ 2 लोग ही नहीं हैं, ज़्यादा लोग हैं। 2 लोग 24 घंटे उस पर नज़र नहीं रख सकते थे। 2 लोग खोपरे के 3 आदमियों पर गोली चलाकर 2 की हत्या नहीं कर सकते थे। 2 लोग एयरपोर्ट से उसका अपहरण करने या उस पर बराबर नज़र बनाए रखने के लिए बहुत कम थे। परंतु इस दौरान राजन हेगड़े, विष्णु पोडेकर और जगमोहन के संपर्क में रहा। जगमोहन ने बताया कि वो काम तो 3 दिन पहले ही पूरा कर दिया था। अब अचानक ही एक छोटा सा काम सामने आ गया और किसी की सहायता की खातिर ये काम कर रहा है। जगमोहन की सहायता से मतलब था बिना पैसे का काम। इन 3 दिनों में कमरे के बंद रहकर देवराज चौहान ने एक बात नोट की कि उसे रूम सर्विस देने वाला वेटर बिना बुलाए भी उसके पास चक्कर लगा जाता था और कभी कभार ये भी पूछ लेता था कि आप बाहर नहीं जा रहे, कमरे से निकले ही नहीं आप 2-3 दिन से। वेटर की ज़्यादा दिलचस्पी लेने से देवराज चौहान समझ गया कि उस पर नज़र रखने वालों ने वेटर को सेट कर लिया है। चौथे दिन देवराज चौहान दोपहर को होटल से बाहर निकला। इधर उधर नज़र मारी तो कोई भी संदिग्ध नहीं दिखा। देवराज चौहान समझ गया कि वो जान गए हैं कि उसे पीछा होने का पता चल गया है। ऐसे में यकीनन उन्होंने पीछा करने का ढंग बदल दिया होगा, पर उस पर नज़र रख रहे होंगे। कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने टैक्सी ले ली और ड्राइवर से यहाँ की जगहों को घुमाने को कहा। शाम 8 बजे वापस आकर देवराज चौहान टैक्सी से उतरा और किराया देकर होटल में प्रवेश कर गया। 2 कारों से उसका पीछा किया गया। 2 कारों में 2-2 आदमी बैठे थे। उसके अलावा भी कोई था तो उसे नहीं देख पाया था। यानी कि उसका ख्याल ठीक था कि इन लोगों की संख्या ज़्यादा है और जब भी वो होटल से निकलता है तो वो लोग यही सोचते होंगे कि वो राजन हेगड़े से मिलने जा रहा है। परंतु ऐसा कुछ ना होते पाकर उन्हें तकलीफ होती होगी। होटल के कमरे में पहुंचा तो राजन हेगड़े का फ़ोन आ गया। आखिर तुम क्या कर रहे हो? उधर से राजन हेगड़े ने झल्ला कर कहा। 4 दिन हो मैं तुम्हें बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ, देवराज चौहान बोला। क्या मतलब? वो लोग मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। वो मुझे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। वो सोचते हैं कि आज कल परसों मैं कभी भी तुमसे मिलूँगा, तब वो तुम्हें शूट कर सकेंगे। राजन हेगड़े की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। वो तुम्हें शूट भी करेंगे? वो तुम्हें भी तो शूट करेंगे, राजन हेगड़े बोला। ज़रूरत? उन्हें डर होगा कि मैं तुमसे पेन ड्राइव लेकर निकलने में कामयाब ना हो जाऊँ, परंतु उनकी पहली ज़रूरत तुम हो। तभी तो वो मुझे कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे लिए एक एक दिन बिताना भारी पड़ रहा है, राजन हेगड़े बेचैनी भरे अंदाज में कह उठा। मैं 2 घंटों में इन लोगों से निपट सकता हूँ। आज मैं बाहर गया तो मेरे पीछे 2 कारों में 4 लोग थे, परंतु मेरे द्वारा निपटने का मतलब है गोली चलाना शुरू होगा, जो कि मलेशिया पुलिस को पसंद नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता काम बीच में रह जाए। काम बीच में नहीं रहना चाहिए, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, राजा हेगड़े ने जल्दी से कहा। और मुझे पेन ड्राइव की, देवराज चौहान बोला। थोड़ा इंतज़ार और कर लो, मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा कि काम खामोशी से ठीक ठाक ढंग से निपट जाए। इस काम में सब्र रखने की ज़रूरत है, जैसे कि मेरे पास नज़र रखने वाले बेहद सब्र से काम ले रहे हैं। कहने के बाद देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया ही था कि डोरबेल बजी। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वेटर को खड़े पाया। गुड इवनिंग सर, वो मुस्कुरा कर बोला।
देवराज चांद मुस्कुराकर उसे देखने लगा। डिनर के लिए पूछने आया था कि रूम में करेंगे, डाइनिंग हॉल में या बाहर कहीं का प्रोग्राम है? वो जल्दी से क्या उठा। तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, देवराज चांद ने कहा। चिंता क्यों नहीं होगी सर, आप होटल के कस्टमर हैं। मेरी ड्यूटी है कि आपका ख्याल रखूं। होटल छोड़ते वक्त मैं तुम्हें अच्छी टिप दूंगा, देवराज चांद मुस्कुराया। थैंक यू सर। जब मुझे ज़रूरत होगी इंटरकॉम पर रूम सर्विस से कह दूंगा। वेटर चला गया। देवराज चांद ने दरवाज़ा बंद करके सिगरेट सुलगा दी। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि वेटर उसकी खबरें उन लोगों तक पहुंचा रहा है जो उस पर नज़र रख रहे हैं। अगला दृश्य। देवराज चांद ने रूम सर्विस को 9:30 बजे डिनर का ऑर्डर दिया था। 15 मिनट बाद डोरबेल बजी तो देवराज चांद ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो दो आदमी उसे पीछे ढकेलते हुए भीतर आ गए। एक ने फ़ौरन रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दी और दूसरे ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये काम बहुत तेज़ी से हुए थे। देवराज चांद ने पहचाना कि दिन भर पीछे लगे 4 आदमियों में से दो यही थे। दोनों स्थानीय थे। देवराज चांद ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। उस दिन तुम एयरपोर्ट से आते वक्त हमारे आदमी को बेहोश करके भाग गए, रिवॉल्वर वाला सख्त स्वर में बोला। बहुत दिन लगा दिए मेरे पास आने में, देवराज चांद ने कहा। हम सोच रहे थे कि तुम जल्दी राजन हेगड़े से मिलोगे, परंतु तुम बहुत देर करते जा रहे हो। लगता है मेरी निगरानी करते करते थक गए। हमें राजन हेगड़े चाहिए। मुझे नहीं पता कहाँ है, परंतु तुम उसे बुला सकते हो कहीं पर। 15 करोड़ देने और पेन ड्राइव लेने के लिए। पूरी खबर रखते हो? खोपरे के लोग प्रशांत देसाई को भरपूर जानकारी दे रहे हैं। हमें नहीं पता खोपरे कौन है। तुम राजन हेगड़े को कहीं पर बुलाओ, नहीं तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। देवराज चांद ने दोनों को देखते हुए सिगरेट सुलगाई। दरवाज़ा बंद करने वाला शांत किंतु सतर्क खड़ा था। देवराज चांद एक कदम आगे बढ़कर ठटका फिर बोला, मुझे राजन हेगड़े से पेन ड्राइव लेनी है। मैं नहीं चाहता तुम लोग उसे शूट करो। हम तुम्हें मार देंगे। पीछे खामोश खड़ा व्यक्ति गुर्रा उठा। उसी पल देवराज चांद ने रिवॉल्वर वाले पर छलांग लगा दी। रिवॉल्वर वाला कुछ समझ नहीं पाया कि देवराज चांद ने उंगलियों में फंसी सिगरेट उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर लगा दी। वो चीखा, तड़पा। उसी पल रिवॉल्वर उसके हाथ से निकली कि देवराज चांद के दाएं हाथ की कैरेट चाप उसकी गर्दन पर मारी कि कड़ाक हड्डी टूटने का मध्यम से स्वर गूंजने का एहसास हुआ। इससे पहले देवराज चांद संभल पाता, दूसरा व्यक्ति उस पर छलांग लगा चुका था और उससे टकराया। देवराज चांद के पाँव खड़ गए। वो पीछे को जा गिरा। वो व्यक्ति खतरनाक गुर्राहट के साथ पुनः देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने खड़े होने की चेष्टा की कि वो सिर पर आ पहुंचा। जोरदार घूसा उसके सिर पर दे मारा। देवराज चौहान पीछे जा गिरा कि उस आदमी ने देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। तभी नीचे पड़े देवराज चौहान ने फुर्ती से अपने दोनों पैर आगे कर दिए। उसका पेट का हिस्सा पैरों से टकराया और वो देवराज चौहान के बगल में आ गिरा। देवराज चौहान ने फुर्ती से करवट ली और उसके सिर के बाल पकड़कर सिर जोरों से फर्श से टकरा दिया। उसके होंठों से चीख निकली और बेहोश होकर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। देवराज चौहान ने दूसरे व्यक्ति को देखा जो कि गुड़मुड़ सा हुआ नीचे पड़ा था। उसे मालूम था कि वो जिंदा नहीं है। देवराज चौहान जल्दी से खड़ा हो गया। अब इस होटल में नहीं रहा जा सकता था। उस पर नज़र रखने वालों का सब्र खत्म होने लगा था। वे अब खुलकर सामने आने लगे थे। क्या पता उनके और भी साथी बाहर हो। वेटर डिनर लेकर आने ही वाला होगा। वो उन्हें यहाँ के हालात की खबर दे सकता था। उसे फ़ौरन होटल से निकल जाना होगा। देवराज चांद ने पासपोर्ट जेब में डाला, पैसे जेब में रखे और उसी पर कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करते हुए गैलरी में आगे बढ़ता चला गया। होटल के सामने की तरफ से निकलने में खतरा था। वहाँ उस पर नज़र रखने वाले अन्य लोग भी हो सकते हैं। ऐसे में देवराज चांद ने होटल के पीछे के दरवाजे से निकल जाने का फैसला किया। सीढ़ियों से वो नीचे की मंजिल पर पहुंचा। एक कर्मचारी से पीछे का रास्ता पूछा और उस तरफ बढ़ गया। इस वक्त होटल में पूरी रौनक थी, चहल पहल थी। हर कोई व्यस्तता से दौड़ता दिखाई देता महसूस हो रहा था। होटल के पीछे का रास्ता होटल के कर्मचारी इस्तेमाल करते थे। ये रास्ता कस्टमर के लिए नहीं था, परंतु निकला जा सकता था। पीछे की तरफ होटल में वेटर तथा अन्य कर्मचारी व्यस्त दिख रहे थे। होटल का किचन भी पीछे ही था। देवराज चौहान पीछे के दरवाजे से 10 कदम पहले ही था कि किचन से निकलता वही वेटर सामने पड़ गया। देवराज चौहान ठिठक गया। देवराज चौहान को देखकर वेटर के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। सर आप? वेटर के होठों से निकला। मैं अभी आया, देवराज चौहान ने संयम स्वर में कहा। लेकिन इस तरफ? इसी तरफ थोड़ा सा काम था, देवराज चौहान ने कहकर आगे बढ़ना चाहा। मैं आपके लिए डिनर ला रहा, डिनर रूम में ले चलो, मैं अभी पहुंचा। कहते हुए देवराज चौहान आगे बढ़ा और होटल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। वेटर चंद पल अनिश्चित सा खड़ा रहा, फिर तेजी से होटल के भीतर की तरफ बढ़ते हुए होटल के सामने के दरवाजे से बाहर निकला। बाहर होटल के बाहर रोशनी फैली हुई थी। वेटर ने इधर उधर नजरें घुमाई तो कुछ दूर मौजूद दो आदमी खड़े दिख गए। वेटर जल्दी से उनके पास पहुंचा। क्या हुआ? दोनों में से एक ने पूछा। वो अभी अभी होटल के पीछे के दरवाजे से निकल कर गया है, वेटर ने जल्दी से कहा। पीछे के दरवाजे से? ये कैसे हो सकता है? हमारे दो लोग उसके पास गए हैं, वो आंखें से कोड़े बोला। जल्दी चलो, दूसरा बोला, वरना वो हमारी नज़रों से बचकर निकल जाएगा। इसके साथ ही वो दोनों दूसरी तरफ दौड़ते चले गए। अगला दृश्य।
8-10 मिनट सड़क किनारे पैदल चलने के बाद देवराज चौहान को टैक्सी मिल गई। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर किसी होटल में चलो, बैठते हुए देवराज चौहान ने कहा। इस दौरान टैक्सी में बैठे देवराज चौहान की नज़रें पीछे भी देख रही थी। सड़क वाहनों से भरी पड़ी थी। हेडलाइटों का प्रकाश भरपूर तेजी से चमक रहा था। ऐसे में ये पता लगाना आसान नहीं था कि कोई पीछा कर रहा है या नहीं। टैक्सी में बैठने से पहले देवराज चौहान की निगाह हर तरफ थी, परंतु किसी को अपने पीछे नहीं देखा था। 15 मिनट बाद ड्राइवर ने सड़क किनारे टैक्सी रोकी और पीछे होटल के नियॉन साइन की तरफ इशारा करके बताया कि वो होटल है। देवराज चौहान ने किराया दिया तो टैक्सी चली गई। देवराज चौहान ने होटल में जाने की जल्दी नहीं की। वो वहीं रहा और इस बात को चेक करता रहा कि क्या इस वक्त कोई उस पर नज़र रख रहा है। आधा घंटा इंतज़ार करने और हर तरफ देखने के बाद भी ऐसा कोई व्यक्ति या कार नज़र नहीं आई जिस पर उसे शक होता। देवराज चौहान को लगा कि उन लोगों से पीछा छुड़ाया है। अचानक होटल से निकल आने की वजह से वो लोग उसके पीछे नहीं आ सके। काम निपटाने का ये अच्छा मौका था। देवराज चौहान ने एक निगाह होटल के चमकते नियॉन साइन पर मारी, परंतु होटल में जाने का उसने इरादा बदल दिया और फ़ोन निकालकर राजन हेगड़े को फ़ोन किया। उधर से राजन हेगड़े ने तुरंत कॉल रिसीव की। देवराज चौहान। राजन हेगड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, इस पर डील करने को तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ, पर जो लोग तुम पर नज़र रख, रास्ता साफ हो गया। अब मुझ पर कोई नज़र नहीं रख रहा। पक्का? पक्का है मेरी तरफ से, तभी तो तुम्हें फ़ोन किया। काम निपटाने का अच्छा मौका है हमारे पास। कहाँ मिलते हो ये तुम्हें बताना होगा, तुम जगह बताओ। विष्णु पोडेकर के पास पैसे हैं, उसे भी वहाँ आसपास बुला लूँगा। राजन हेगड़े ने जगह बताकर कहा। 1.5 घंटे बाद यहाँ मिलते हैं। पेन ड्राइव लाना मत भूलना, देवराज चौहान बोला। मुझे नोट दोगे तो पेन ड्राइव तुम्हें मिल जाएगी, नोट पहले संभालना, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया और विष्णु पोडेकर को फ़ोन किया। 3 बार बेल जाने के बाद विष्णु पोडेकर की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो विष्णु, मैं देवराज चौहान ने कहा। ये तुम्हारा नंबर है? हाँ। मुझे अभी पैसे चाहिए। मतलब कि राजन हेगड़े से डील करने जा रहे हो? हाँ, 1.5 घंटे बाद राजन हेगड़े कहाँ पर मिलेगा ये सुन लो। पैसे लेकर तुम्हें वहाँ आना है। देवराज चौहान ने जगह बताई। क्या अब वो लोग तुम पर नज़र नहीं रख रहे? इस वक्त नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें डॉलरों का बैग देकर निकल जाऊँगा, रुकूंगा नहीं। पिछली बार जब डील होने जा रही थी तो उन लोगों ने हम पर फायरिंग कर दी, मेरे 2 साथी मारे गए। अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें डॉलरों का बैग देकर निकल जाऊँगा। अगर तुमने मुझसे कोई बात करनी हो तो फ़ोन पर करना। उस जगह पर मैं तुमसे 1 घंटे बाद मिलूँगा। तो मैं बैग दे दूँगा। डील के वक्त मैं पास नहीं रहना चाहता, मेरा कोई मतलब नहीं। ठीक है, 1 घंटे बाद हम वहीं पर मिलेंगे। देवराज चौहान ने कहा, फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ थी। अभी तक नज़र रखने वाला कोई संदिग्ध नहीं दिखा था। अगला दृश्य। 50 मिनट बाद देवराज चौहान टैक्सी के द्वारा वहां पहुंच चुका था जहां राजन हेगड़े ने मिलने को कहा था। देवराज चौहान ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कोई पीछा करे तो पता चल जाए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं दिखा। वैसे भी सड़कों पर ट्रैफिक था, इस बात को भाप पाना आसान नहीं था, परंतु देवराज चौहान का ख्याल यही था कि अब उस पर नज़र नहीं रखी जा रही। वो इस डील को पूरा कर देना चाहता था। इस छोटे से काम को पहले ही कई दिन लग चुके थे। अब मौका था तो काम निपट जाना चाहिए। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। राजन हेगड़े ने जो जगह चुनी थी वो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं थी। वैसे भी रात के 12 बजे वहाँ लोगों का नामो निशान ना के बराबर था। ये कमर्शियल इमारत थी जहाँ दिन के वक्त भरपूर चहल पहल रहती थी, परंतु रात को यहाँ सन्नाटा छा जाता था। कई ऑफिस रात को भी भीतर खुले रहते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। चहल पहल जैसी कोई बात नहीं होती थी। रोशनी वहाँ खास ज़्यादा नहीं थी, परंतु अंधेरा भी नहीं था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और एक तरफ खड़ा कश लेने लगा। निगाह हर तरफ जा रही थी। कुछ दूर इमारत के गेट पर खड़े गार्ड नजर आ रहे थे। सामने फुटपाथ था, फिर चलती सड़क थी। वाहनों की कतारें वहां से निकल रही थीं। हेडलाइट चमक रही थी। तभी देवराज चौहान का फ़ोन बजा। हेलो। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। तो ये तुम खड़े हो? विष्णु पोटेकर की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं मिनट पहले ही यहाँ पहुँचा हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे गले मिलना भी नहीं चाहता। मैंने बैग छोड़ दिया और दूर हट रहा हूँ। तुम बाई तरफ बढ़ना शुरू करो। देवराज चौहान ने बाई तरफ देखा तो एक आदमी को दूर जाते देखा। बाई तरफ 30 कदम बढ़ने पर तुम्हें राह में पड़ा काले रंग का बैग मिल जाएगा। बढ़ रहे हो? हाँ, देवराज चौहान ने कहा। 30 कदम तय करते ही उसी रास्ते के साइड में बैग पड़ा दिखा। मुझे मिल गया, देवराज चौहान ने कहा। इसमें हिंदुस्तानी 15 करोड़ रुपए की कीमत के बराबर के डॉलर है। विष्णु पोडेकर की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने बैग की जिप खोली और फ़ोन की टॉर्च ऑन करके भीतर देखा। भीतर अमेरिकन डॉलर ठुस कर भरे पड़े थे। टॉर्च और बैग बंद करने करके फ़ोन पर बोला, ठीक है मिल गए। पर तुम? मेरा काम खत्म हुआ, यहीं तक मेरा काम था। इसके साथ ही विष्णु पोडेकर ने फ़ोन काट दिया था। देवराज चौहान ने मोबाइल जेब में रखा और उस बैग को उठाए 30 कदम इधर वापस अपनी जगह पर आ गया। बैग बहुत भारी था। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ जा रही थी। वो जानता था कि अगले 15-20 मिनट में राजन हेगड़े भी यहाँ पहुँच सकता था। उसने हेगड़े को फ़ोन किया। रास्ते में हूँ,
हेगड़े ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। कोई खतरा तो नहीं? कोई खतरा नहीं, तुम आ सकते हो, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद राजन हेगड़े कार पर वहां पहुंचा। वो 40 बरस का पक्के रंग वाला सेहतमंद व्यक्ति था। इस वक्त वो सतर्क दिख रहा था। कार से उतरने से पहले उसने देवराज चौहान की टांगों के पास पड़ा बैग देख लिया था। उसने अपनी जेब में रखा रिवॉल्वर निकालकर कमर के साथ पैंट में फंसाई की ज़रूरत पड़ने पर उसे तुरंत निकाल सके। उसके बाद वो कार से उतरकर देवराज चौहान के पास पहुंचा था। राजन हेगड़े। देवराज चौहान क्या उठा। मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली, हेगड़े बोला। देवराज चौहान ने भी उसकी आवाज़ पहचान ली थी। बैग में नोट है, राजन हेगड़े ने पूछा। डॉलर है, 15 करोड़ रुपए के बराबर डॉलर, देवराज चौहान ने कहा। मैं देख सकता हूँ? देख लो। हेगड़े ने टटोल कर बैग की जिप खोली, फिर मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसकी टॉर्च ऑन करके बैग के भीतर देखा और फ़ौरन ही टॉर्च बंद करके फ़ोन जेब में रखा और जिप बंद करता बोला, अब ठीक है। सर में खुशी और चैन था। मुझे इसी रकम का इंतज़ार था। यहाँ से दूर निकल जाऊँगा, प्रशांत देसाई मुझे कभी भी ढूंढ नहीं सकेगा। वो बहुत बड़ा कमीना इंसान है। इसके साथ ही उसने बैग उठाया और कार की तरफ बढ़ गया। पेन ड्राइव, देवराज चौहान ने कहा। दे रहा हूँ, इसे पीछे किसी पर रख लूँ? राजन हेगड़े बोला। देवराज चौहान का हाथ जेब में मौजूद रिवॉल्वर जा टिका। हेगड़े ने बैग को कार की पिछली सीट पर रखा, दरवाज़ा बंद किया और पलटा। शुक्रिया, तुमने ये काम पूरा कर दिया। मुझे ऐसे मौके पर पैसे की सख्त ज़रूरत थी। हेगड़े ने पैंट की जेब में हाथ डाला और इस पेन ड्राइव की सदानंद खोपरे को बहुत ज़रूरत। तभी देवराज चौहान ने हेगड़े को धीमे धीमे 2 झटके खाते देखा। हेगड़े के मुंह से आ की मध्यम सी आवाज़ निकलते सुनी। देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। यह समझते देर नहीं लगी कि हेगड़े को साइलेंसर लगी रिवॉल्वर ने गोली मारी गई है। इसका मतलब पीछा नहीं छूटा था, बल्कि उन लोगों ने उस पर नज़र रखने का ढंग बदल लिया था। वक्त कम था, वो भी खतरे में था। हेगड़े आगे को गिरने लगा कि देवराज चौहान ने उसे ढाल के रूप में थाम लिया। हेगड़े का हाथ अभी तक पैंट की जेब में था। देवराज चौहान ने उसका हाथ बाहर करके अपना हाथ जेब में डाला। उंगलियों से कोई चीज़ टकराई। तभी हेगड़े की पीठ पर एक और गोली लगने का महसूस किया। देवराज चौहान ने अपना हाथ बाहर बाहर खींच लिया। मुट्ठी में पेन ड्राइव दबी थी, जो कि देवराज चौहान ने अपनी जेब में रखी और फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल ली। वो हेगड़े के शरीर की आड़ में था, परंतु अब हेगड़े का शरीर नीचे गिरने को हो रहा था। देवराज चौहान जानता था कि हेगड़े जिंदा बचने वाला नहीं। 2 या 3 गोलियों से लग चुकी थी। एकाएक हेगड़े का शरीर नीचे गिरता चला गया। तभी एक बे आवाज़ गोली देवराज चौहान के कंधे और गर्दन के बीच में से गर्म हवा देती निकल गई। अंधेरे में फायर करने वाले नजर नहीं आ रहे थे। एकाएक देवराज चौहान पलटा, तेज गति के साथ भागता चला गया। फायर उसने इसलिए नहीं किया कि एक तो अंधेरे में गोली चलाने वाले दिख नहीं रहे थे, दूसरे वो फायर करता तो आवाज़ गूंजती, लोगों का ध्यान उस पर जाता। तीसरा उसे पेन ड्राइव चाहिए थी, जो कि उसे मिल चुकी थी। राजन हेगड़े की मौत का उसे दिखता, लेकिन जो होना था वो तो हो ही चुका था। देवराज चौहान ने दौड़ते दौड़ते रिवॉल्वर जेब में रख ली। काफ़ी आगे ऊंची इमारतों के बीच एक तंग गली दिखी तो वो मुड़कर गली में भागता चला गया। दौड़ते दौड़ते उसने गली पार की। वो जानता था कि पीछे लगे लोग शातिर हैं, उनकी नज़रों से बचना आसान नहीं। गली पार की तो सामने मुख्य सड़क थी। वो सड़क किनारे रफ्तार से दौड़ने लगा। 100 मीटर आगे एक गली दिखी तो उसमें प्रवेश कर गया। गली में हर तरफ अंधेरा था। ये गली भी दौड़कर उसने पार की और दूसरी तरफ निकल गया। ऐसा करके वो पीछे लगे लोगों को किसी तरह चकमा दे देना चाहता था। इस बार जब गली से बाहर निकला तो सामने तेजी से एक कार आ रुकी। देवराज चौहान का हाथ फुर्ती से जेब में बड़े रिवॉल्वर पर पहुंच गया। तभी विष्णु पोड़ेकर का चिल्लाता स्वर कानों में पड़ा, कार में आ जाओ। देवराज चौहान विष्णु की आवाज़ देवराज चौहान ने विष्णु की आवाज़ पहचानी और उसकी कार में जा बैठा। विष्णु पोड़ेकर ने कार को दौड़ा दिया। तुम यहाँ कैसे? गहरी सांसें लेता देवराज चौहान क्या उठा। मैं दूर रहकर सब कुछ देख रहा था, विष्णु ने बेचैन स्वर में कहा। ओह, क्या वो लोग मेरे पीछे हैं? नहीं, विष्णु पोटेकर के स्वर में दृढ़ता थी। इस बार नहीं, परंतु तुम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सके थे हेगड़े से मिलते वक्त। तभी ये सब हुआ। तुम तो मात खा गए। पेन ड्राइव भी गई और नोट भी। पेन ड्राइव मेरे पास है, देवराज चौहान बोला। वो मुझे मिल गई। सच में? विष्णु पोटेकर खुशी से चीख उठा। जय गणपति मौर्य। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चौहान की आंख खुली तो दिन के 11:30 बज रहे थे। विष्णु पोटेकर उसे आधी रात को यहाँ लाया था। विष्णु ने एक हाउस बोट में अपना ठिकाना बना रखा था। समंदर के किनारे 50 से ज़्यादा हाउस बोट खड़ी थी, कुछ पानी में घूमती दिख रही थी। पर्यटक यहाँ आते और हाउस बोट पर रहने का मज़ा लेते। देवराज चौहान बेड से उठा और पर्दा हटाकर बाहर आ गया। सामने दूर तक फैला समंदर ही नजर आ रहा था। पानी में हाउस बोट्स। सामने चेयर पर विष्णु पोटेकर बैठा था। उसे देखकर मुस्कुराया। तो तुमने यहाँ अपना ठिकाना बना रखा है? देवराज चौहान दूसरी कुर्सी पर बैठता बोला। यह सुरक्षित जगह।
तुम्हें यकीन है कि रात हमारा पीछा नहीं किया गया? पूरा यकीन है। रात हालात इस तेज़ी से बदले कि उन्हें पीछा करने का मौका तक नहीं मिला। कॉफ़ी का इंतज़ाम है, कहकर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। विष्णु ने हाउस बोट पर मौजूद आदमी को बुलाकर कॉफ़ी लाने को कहा। हेगड़े रात मारा गया, विष्णु बोला। उसका अफसोस है मुझे, मेरे से चूक हो गई थी। मैंने समझा उनसे पीछा छुड़ा लिया। ऐसी गलती हो जाती है, तुम्हारा कसूर नहीं। पेन ड्राइव मिल गई, हमारा काम हो गया, विष्णु ने रात भर सर में कहा। तुम सदानंद खोपरे के आदमी हो। उसने इस काम को करने का मुझे पैसा दिया। मेरे 2 साथी मारे गए। अब मुझे वापस मुंबई लौटना है। मुझे भी। अपनी और तुम्हारी टिकट बुक करा दूंगा, परंतु हम अलग अलग प्लेन में जाएंगे। वो लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। ये तो मानना पड़ेगा कि प्रशांत देसाई ने मलेशिया में तगड़ा इंतजाम कर रखा था कि हम सफल ना हो। देवराज चांद ने कश लिया, उठा और बोट में जाकर अपना फ़ोन ले आया। रात तुम सही वक्त पर कार के साथ मेरे सामने आए। मुझे निकलने में आसानी रही, देवराज चांद ने कहा। मैं इस मामले के बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर तुम्हें बचाने का सोच लिया। देवराज चांद ने सदानंद खोपरे को फ़ोन किया। बात हो गई। तुम कहाँ हो? बहुत दिन हो गए, काम हुआ कि नहीं? खोपरे ने बेचैनी से पूछा। काम हो गया। पेन ड्राइव मिली? मिल गई, परंतु राजन हेगड़े मारा गया। मैं वहाँ से बच निकला। यहाँ के हालात खतरनाक हैं। ये अच्छा हुआ पेन ड्राइव मिल गई। तुमने उसे चेक किया? मेरा कौन सा आदमी गद्दार? मैंने पेन ड्राइव चेक नहीं की, तुम ही चेक करना। परंतु एक गद्दार के बारे में बता सकता हूँ। कौन? गुल्ली बाबा? नहीं। उधर से खोपरे ने हैरानी से कहा। यह बात तो तुम्हें हजम करनी पड़ेगी कि गुल्ली बाबा प्रशांत देसाई के लिए काम कर रहा है। हम कार में मिले थे, और हमारी तब की तस्वीर यहाँ मुझे एक आदमी से मिली थी जो मुझे मारना चाहता था। जब हम बातें कर रहे थे तब कार में मोबाइल से फ़ोटो खींचे जाने की आवाज़ भी उभरी थी। गुल्ली बाबा के हाथ में तब मोबाइल था। मेरे ख्याल में तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान तो गुल्ली बाबा पहुंचा रहा है, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारे पास रहता है। मैं समझ गया। सदानंद खोपरे का गंभीर स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। अगर गुल्ली बाबा को संभालना हो तो मुझे बता, मैं हर गद्दार को संभाल लूँगा। तुम मुंबई आकर मुझे पेन ड्राइव दो, आगे का काम मेरा है। टिकट बुक होते ही तो मैं बता दूंगा कि मैं किस फ्लाइट से आ रहा हूँ। तभी बोर्ड का व्यक्ति कॉफ़ी ले आया। देवराज चौहान ने मोबाइल बंद किया और कॉफ़ी का घूंट भरकर विष्णु से बोला। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वापसी की टिकट बुक करा लो। कुछ देर बाद जाऊँगा। मैं तुम्हें पैसे दे देता। ज़रूरत नहीं, ये हिसाब खोपरे साहब से कर लूँगा। विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा। उनका पैसा मेरी जेब में है। मेरा सारा खर्चा उसी पैसे से यहाँ हो रहा है। देवराज चौहान ने अगला फ़ोन जगमोहन को किया, परंतु जगमोहन के फ़ोन का स्विच ऑफ आने लगा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। परसों भी फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था, आज भी फ़ोन बंद आ रहा है, जबकि जगमोहन अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकता। बात क्या है? देवराज चौहान को उलझन में पड़ गया। क्या हुआ? सामने बैठे विष्णु पोडेकर ने कहा। कुछ नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। विष्णु पोडेकर टिकट बुक कराने चला गया। देवराज चौहान ने नहा धोकर लंच किया। जगमोहन का नंबर मिलाया, परंतु हर बार स्विच ऑफ ही आता रहा। देवराज चौहान ने सोहनलाल को फ़ोन किया। तुरंत ही बात हो गई। उसने सोहनलाल को कहा कि जगमोहन के बारे में पता करे। उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। उसके बाद देवराज चौहान हाउस बोट पर ही रहा। 4 घंटे बाद विष्णु पोडेकर वापस लौटा। उसने बताया कि वो टिकटें बुक करा कर ले आया है। वो कल की फ़्लाइट से मुंबई जाएगा, जबकि देवराज चौहान परसों सुबह की फ़्लाइट से जाएगा। उसने देवराज चौहान को टिकट दे दी। अगला दृश्य। दिन के 1 बजे देवराज चौहान की फ़्लाइट ने मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड किया। आधे घंटे बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके एयरपोर्ट से बाहर निकला तो तय प्रोग्राम के मुताबिक सदानंद खोपरे वहाँ मिल गया। देवराज चौहान ने उसे पेन ड्राइव देते हुए कहा कि अगर किसी काम में उसकी ज़रूरत हो तो बता दे। खोपरे के बाद देवराज चौहान रुका नहीं। उसे जगमोहन की चिंता हो रही थी। उसके इशारे पर टैक्सी पास आ गई। ड्राइवर ने उसे सूटकेस लेकर डिग्गी में रखा। तब तक देवराज चौहान टैक्सी में बैठ चुका था। ड्राइवर के पूछने पर देवराज चौहान ने बताया कि कहाँ जाना है। टैक्सी दौड़ पड़ी। देवराज चौहान इस वक्त मेकअप में था। चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी थी। गाल पर काला मस्सा चिपका हुआ था। आंखों पर प्लेन शीशे की ऐनक थी। इसी मेकअप की तस्वीर पासपोर्ट में लगी थी। 5 दिन के लिए खोपरे के काम को पूरा करने मलेशिया गया था, परंतु काम पूरा होते होते 15 दिन लग गए। यहाँ तक तो सब ठीक था। अगले 6 दिन भी सब ठीक रहा, लेकिन देवराज चौहान की जगमोहन से 2 बार फ़ोन पर बात हुई। आखिरी बार जगमोहन ने बताया कि एक मामूली सा काम कर रहा है, किसी की सहायता करने के लिए। देवराज चौहान ने यह नहीं पूछा कि क्या मामूली काम है और किसके लिए कर रहा है। जगमोहन खुद को व्यस्त रखने के लिए लोगों के छोटे छोटे काम कर देता था। देवराज चौहान जगमोहन की इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। छठे दिन जगमोहन ने यह बात कही थी। 9वें दिन जब जगमोहन को फ़ोन किया देवराज चौहान ने, तो जगमोहन का फ़ोन बंद आ रहा था, जबकि देवराज चौहान अच्छी तरह जानता था कि जगमोहन फ़ोन बंद करने वाला नहीं। उस दिन देवराज चौहान ने जगमोहन को कई बार फ़ोन किया, परंतु हर बार फ़ोन बंद ही आया। ये बात देवराज चौहान के लिए परेशानी की थी। अगले दिन देवराज चौहान ने फिर फ़ोन किया, परंतु फ़ोन पहले की तरह बंद था। देवराज चौहान की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है।
जगमोहन आखिर फ़ोन बंद करके क्या कर रहा है, या कोई और वजह है? संभव है वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। वो किसी काम में व्यस्त था। उसने कहा था कि छोटा सा काम है, किसी की सहायता कर रहा है। सहायता वाले काम में खतरे वाली बात नहीं होनी चाहिए। तब देवराज चौहान ने सोहनलाल को फ़ोन करके सब कुछ बताया और जगमोहन के बारे में पता करने को कहा। 10 घंटे बाद सोहनलाल का फ़ोन आया। उसने बताया कि जगमोहन ना तो बंगले पर है, ना ही उसके बारे में किसी को पता है कि वो कहाँ पर है। किसी ने उसे देखा नहीं है। देवराज चौहान ने कहा कि जब तक जगमोहन का पता न लगे, वो तब तक उसे ढूंढता रहे, फ़ोन पर उससे बात करता रहे। आज 15वां दिन था। देवराज चौहान मलेशिया से वापस आ गया था, परंतु जगमोहन के बारे में सोहनलाल कोई खबर नहीं निकाल पाया था। देवराज चौहान के माथे पर अब बल दिख रहे थे। वो कुछ तनाव में था कि आखिर मामूली सा काम करते करते जगमोहन कहाँ गायब हो गया। फ़ोन बंद है, उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा। फ़ोन बंद करने से पहले जगमोहन उसे बता तो सकता था कि किसी वजह के तहत वो अपना फ़ोन कुछ दिन के लिए बंद रखेगा, या फिर उसे कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला और मुसीबत उसके सिर पर आ गई। क्या हुआ होगा? देवराज चौहान के पास किसी बात का जवाब नहीं था। उसे जगमोहन की चिंता थी, जो कि उसकी सोच के मुताबिक लापता हो चुका था। जगमोहन का इस तरह गुम हो जाना खतरनाक बात थी। उसके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो किसी काम में व्यस्त था, जो कि उसकी निगाहों में मामूली सा काम था। इतने दिन जगमोहन फ़ोन बंद नहीं रख सकता था। स्पष्ट था कि उसके साथ कोई घटना या बुरी घटना हो गई है। यही बात देवराज चौहान को बेचैन कर रही थी। हुआ क्या नहीं पता था, परंतु जो हुआ अचानक हुआ होगा, वरना वो उसे फ़ोन करके ज़रूर बता देता। 1:15 पर देवराज चौहान अपने बंगले पर पहुंचा। सूटकेस उठाए देवराज दरवाजे तक आया। दरवाज़ा बंद था। सोहनलाल ने जाते वक्त दरवाज़ा लॉक कर दिया होगा। वो जानता था कि चाबी कहाँ पर मौजूद होती है। पोर्च में सिर्फ एक ही कार खड़ी थी, दूसरी कार वहाँ नहीं थी। जाहिर था कि दूसरी कार जगमोहन ही लेकर गया होगा। देवराज चौहान ने छिपी जी जगह से चाबी निकाली और बंगले के मुख्य द्वार का लॉक खोला। अभी तक प्रवेश कर गया। सूटकेस एक तरफ रखकर दरवाज़ा बंद किया और सारा बंगला चेक किया। जगमोहन को वहाँ नहीं होना था, न ही वो मिला। देवराज चौहान ने सोहनलाल को फ़ोन किया। आ गए तुम? उधर से सोहनलाल ने कॉल रिसीव करते हुए पूछा। अभी बंगले पर पहुंचा हूँ, तुम कहाँ हो? देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। जगमोहन की खबर पाने की कोशिश में हूँ। कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। उसके बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। वो किसी से मिला ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? वो कोई काम कर रहा था। अब कैसे पता चले कि वो क्या काम कर रहा था? उधर से सोहनलाल ने कहा। तुम्हें एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो इस बारे में कुछ बता सके? नहीं मिला। वो काम किसी की सहायता के लिए काम कर रहा था। इसका मतलब उसमें पैसा शामिल नहीं था। अब बात ये खड़ी होती है कि जगमोहन किसके लिए काम कर रहा था? वो कौन था? वो कौन था? उधर से सोहनलाल ने कहा। यह मालूम करना ज़रूरी है कि वो कौन था जिसके लिए जगमोहन ने मुफ्त में काम करना स्वीकार किया। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन ने कहा था कि मामूली सा काम है। मामूली से काम में वो गायब नहीं हो सकता। उधर से सोहनलाल बोला। वो मामूली काम आगे जाकर गैर मामूली हो गया हो सकता है। तुम जब मलेशिया गए तब जगमोहन किसके संपर्क में था? वो एक काम में व्यस्त था, जो कि 2 दिन बाद ही खत्म हो गया था। देवराज चौहान ने बताया। मतलब कि उसके बाद ही वो इस काम पर लगा। जाहिर है। तो वह किसी के संपर्क में आया। किसके संपर्क में आया? कौन था? ये जाने बिना जगमोहन तक पहुंचना आसान नहीं कि वो कौन था। वही बता सकता है असल मामला क्या है। उसे कहाँ से ढूंढा जाए? दूसरी तरफ से सोहनलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम उसे ढूंढते रहो, मालूम करने की चेष्टा करो कि तब जगमोहन किसके संपर्क में है। ये मालूम करना आसान नहीं, सोहनलाल ने स्पष्ट कहा। हाँ कठिन है, परंतु मालूम किए बिना बात नहीं बनेगी कि वो कौन था। देवराज चौहान फ़ोन पर बोला। तुम बेहतर समझ सकते हो कि जगमोहन किन किन लोगों से मिलता। मैं तो मालूम करूंगा ही सोहनलाल, तुम भी इस बारे में भागदौड़ करते रहो। ठीक है। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया और नहाने धोने के बाद कपड़े चेंज किए। फिर किचन में जाकर कॉफ़ी बना लाया। वो कुछ सोचना चाहता था कि जगमोहन को कैसे ढूंढा जाए, कैसे पता लगे कि वो क्या कर रहा। कॉफ़ी का आधा प्याला पीकर रखा और फ़ोन का एक नंबर मिलाया और कान से लगा लिया। हुक्म देवराज चौहान साहब। उधर से किसी व्यक्ति की मुस्कुराती आवाज़ आई। कैसे हो दयाल? देवराज चौहान का सर शांत था। मेहरबानी है, तुम्हारी फ़ीस मैंने देनी, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया। देवराज चौहान क्या उठा। तो जगमोहन ने तुम्हारा काम पूरा कर दिया था? एकदम से बढ़िया। जगमोहन ने बताया नहीं क्या? उसके बाद तुमने उसे कोई और काम दिया? नहीं। नहीं तो क्यों? जगमोहन ने बताया कि वो कोई और काम करने जा रहा है। मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई। या उसने ये बताया कि वो किसी से मिलने वाला है? देवराज चौहान ने पूछा। जगमोहन ने मेरे से ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? जगमोहन ने तुम्हारा काम पूरा करके सहायता के तौर पर किसी और का काम हाथ में लिया था। उसके बाद वो गायब हो गया। पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। उसका फ़ोन बंद है। ओह! इधर से दयाल ने गहरी सांस ली। तो पता कर लो कि जगमोहन किसकी सहायता कर रहा था। उससे सब कुछ मालूम हो जाएगा। इसमें इतनी चिंता करने की तो बात है नहीं। वो कौन था जिसकी वो सहायता कर रहा था? पता नहीं लग रहा। वो तुम नहीं हो, है ना? मैं नहीं हूँ।
देवराज चांद ने फ़ोन बंद कर दिया। बची कॉफ़ी का घूंट भरा तो अब तक उसकी गर्माहट खत्म हो चुकी थी। प्याला वापस रख दिया। अब उन लोगों से बात करने की सोची जिनसे जगमोहन फुर्सत के वक्त में मिला करता था। उन सबके नंबर देवराज चौहान के पास थे। वे 5 लोग थे। एक एक करके देवराज चौहान ने पाँचों से बात की, परंतु किसी के पास भी जगमोहन की खबर नहीं थी। दो ने यह अवश्य कहा कि बीते दिनों जगमोहन का फ़ोन ज़रूर आया था, परंतु इधर उधर की ही बातें हुई। जगमोहन ने बताया कुछ नहीं, यानी कि उन्हें भी जगमोहन का कुछ नहीं पता था। देवराज चौहान के सामने कोई सूत्र नहीं था कि जिससे जगमोहन को ढूंढ सके, जबकि जितना वक्त बीतता जा रहा था जगमोहन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। अगर वो सही सलामत है तो देवराज चौहान को मनी में डर था कि कहीं जगमोहन को कुछ हो ना गया हो। उसका लापता हो जाना, फ़ोन बंद हो जाना, कई तरह के शक खड़े कर रहा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। देवराज चौहान उठा और जगमोहन के बेडरूम में जा पहुंचा। सारे कमरे में नज़र मारी। बेड की चादर ठीक तरह से बिछी हुई थी, तकिए ठीक से रखे हुए थे। ये जगमोहन की आदत थी कि सोकर उठने के बाद अपने बेड को ठीक से लगा देता था। देवराज चौहान एक तरफ मौजूद टेबल के ड्रॉर चेक करने लगा। उनके भीतर मौजूद एक एक सामान को चेक किया कि शायद पता लगे कि उसके पीछे किस काम में लगा था। आधे घंटे की कोशिशों के बाद भी टेबल के ड्रॉरों में से कुछ नहीं मिला। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। वो टेबल से हटकर वार्डरोब की ओर तरफ बढ़ा, जो कि लंबा चौड़ा दीवार के साथ सटा खड़ा था। उसके 4 पल्ले थे। नीचे फर्श से ऊपर 2 फीट का बड़ा सा खाना, जो कि खींचने पर खुल जाता था। वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक में जगमन जूते रखता था, दूसरे में मैले हो चुके कपड़े। देवराज चौहान ने वार्डरोब के एक तरफ के पल्ले खोले। भीतर हैंगरों पर जगमोहन के प्रेस किए कपड़े दिखे। कुछ अंधेरा सा हो रहा था। देवराज चौहान ने लाइट ऑन कर ली। वहाँ लटके कपड़ों की जेबें चेक की। वार्डरोब के दूसरी तरफ के खाने में रखे कपड़ों की भी जेबें चेक की। 35 मिनट लगे इस काम में लग गए, लेकिन जेबों से कुछ नहीं मिला। देवराज चौहान ने वार्डरोब के पल्ले बंद किए और नीचे का खाना खोला, जहाँ जगमोहन अपने मैले कपड़े रखता था। देवराज चौहान उन कपड़ों की जेबें चेक करने लगा। 10 मिनट हुए थे कि देवराज चौहान की उंगलियां एक पैंट की जेब में मौजूद किसी कागज़ से टकराई। देवराज चौहान ने उस कागज़ को 2 उंगलियों में फंसाकर हाथ बाहर निकाल लिया। वो मोटा सा कागज़ था, किसी विजिटिंग कार्ड की तरह। देवराज चौहान ने उसे खोला तो होंठ से उड़ गए। डीलक्स बार एंड रेस्टोरेंट, यही लिखा था कार्ड पर, और नीचे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखे थे। तो जगमोहन डीलक्स बार रेस्टोरेंट में गया था जब वो मलेशिया में था। देवराज चौहान जानता था कि जगमोहन ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करता, परंतु काम हो तो परहेज भी नहीं करता। स्पष्ट था कि वो जिस काम में लगा था उसी के चक्कर में वो डिलक्स बार एंड रेस्टोरेंट में गया था। दयाल के काम में उसे ऐसे बार में जाने की ज़रूरत नहीं थी। स्पष्ट है कि उसके बाद किसी की सहायता करने की इच्छा से जो काम किया, जिसकी वजह से वो गायब हो गया, उसी काम के सिलसिले में जगमोहन इस जगह पर गया होगा। ये बार एंड रेस्टोरेंट अंधेरी वेस्ट इलाके में था। तो चलिए दोस्तों, वो कौन था का पहले भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।